नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज रचना धर्म्यता कार्यक्रम में हमारे साथ थोड़ी देर में उज्जैन से जुड़ेंगे प्रतिष्ठित व्यंग्यकार और समीक्षक डॉक्टर पिलकेंद्र अरोरा। आइए अभी इस मंच पर हम तुरंत जोड़ देते हैं उज्जैन से डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी को। डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। आपकी दुआएं हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, तो हम तो उज्जैन वाले हैं, बाबा के आशीर्वाद में जीते हैं और क्या बात सदा। है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अभी अभी हम अन्नदाजी की बात कर रहे थे। हाँ नमस्कार हाँ। और स्वागत कर रही हैं आपको। और अरे अरे साथ में वाह। जी जी, जुड़ गई क्योंकि मैंने उनको दिन में ये नोटिफिकेशन भेजा था कि आज हाँ हाँ अरोरा हाँ जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सदानंद हाँ हाँ। मिश्र जी भी नमस्कार कर रहे हैं। और बताइए, आजकल तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, उज्जैन की क्या बहुत स्थिति ज्यादा। है? उज्जैन में भी अब वो 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अग्नि परीक्षा का दौर है ये। ऐसा लग रहा है अग्नि परीक्षा ली जा रही है भगवान द्वारा सभी की। इतनी मतलब ऐसी परीक्षा इस बार लंबी हो गई। गर्मी मार्च से शुरू हो गई थी और अभी तक, और अब तो 45 डिग्री टेम्परेचर है। एसी चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि एसी चल रहा है। मतलब वैसे बड़ी। उज्जैन और इंदौर ये तो साहित्यिक गढ़ है, यहाँ पर कई कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। तो आजकल इन दिनों क्या स्थिति है? नहीं, इन दिनों कार्यक्रम तो हो रहे हैं लेकिन लोग अटेंड अटेंडेंस बहुत कम है लोगों की। अब इतनी गर्मी के अंदर आप बताइए कैसे। जैसे इंदौर में कभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन लोगों के लिए संभव नहीं इतनी गर्मी में कार्यक्रम में जाना और अटेंड करना कार्यक्रम को। अब जो सरकारी कार्यक्रम है उनको तो ऑडियंसों के मतलब होता नहीं है, उनको तो खाली कार्यक्रम है, कार्यक्रम करना है इसलिए कार्यक्रम करना है, तो उनको ऑडियंस से मतलब नहीं होता। लेकिन प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो अगर अभी कार्यक्रम करती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ऑडियंस का जुड़ना। और अन्यथा बिना। जी कह रही कि अमेरिका आ जाइए, अरोरा जी। अरे अमेरिका में तो बात ही अलग है। अपन ये अन्यथा अन्यथा जी बात बोलो। करेंगे। वो मेरी देख, अग्रजा है और मेरी शिकायत उन्होंने ही की है। मुझे पता चल गया है कि मेरी शिकायत जो आपकी अदालत में की गई है वो उनके द्वारा ही की गई है। और वो मेरी चलिए, अग्रजा अच्छा है है। और। हाँ जी जी, हम अन्नदा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मंच पर, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह वाह, क्या बात है। इस बीच में प्रेम जन्मेश जी जब भी जुड़ गए हैं। अरे अरे प्रेम मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी जी, प्रेम जी भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आज मुझे व्यंग्य बाण बहुत सहने पड़ेंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आपको अगर व्यंग बाण कैसे सहन करना पड़ेंगे। क्योंकि तमाम तो। महंगे महंगे कार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। हाँ जी। प्रेम जी तो बहुत बहुत दिनों बाद, बहुत कार्यक्रमों के बाद हमारे साथ जुड़ गए। मैं उनका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और अशोक मिश्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए। और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर से पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा पिलकेंद्र जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके जीवन का सफर कहाँ से शुरू हुआ है? वो वास्तव में आप तो हैं तो उज्जैन के, कहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, और पारिवारिक क्या माहौल था? मेरे जीवन का सफर तो मेरे जन्म से ही शुरू होगा ना। 24 जी जी मार्च जी। 1957 से। 24 अच्छा मार्च अच्छा। 1957 से मेरा देखिए देखिए जो देखिए, सफर शुरू आपने हुआ। कहा ना और कि मुझे आपकी। क्या, आपने कहा था मुझे क्या व्यंग्य बाण सहने पड़ेंगे, तो आपने चलाना तो शुरू कर दिया। आपने कहा जीवन का सफर, आपने वो व्यंग वाले या साहित्यिक जीवन या व्यंग यात्रा का जीवन। वो नहीं अलग नहीं, जीवन है। और जी 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 जी। तो मेरे जीवन के कारण कई लोगों को सफर भी करना पड़ा है। क्यों, क्या कारण रहा? कारण क्या मैं है बताऊं, उसका? आपने कहा मेरे जीवन का सफर भी शुरू हुआ और मेरे जीवन के कारण कई लोगों को सफर भी करना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। अंग्रेजी वाला जी सफर। जी जी अब जी आपने जी शुरू जी। से कह दिया कि इसको व्यंगमय करना है तो मैं हास्य व्यंगमय कर देता हूँ। हालांकि हाँ, मेरे व्यंग में हास्य ज्यादा है। और श्रद्धेय प्रेम जी कहते हैं कि व्यंग को हास्य की बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। सही ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी का कथन है कि व्यंग जो अपने उद्देश्य में अगर उसको सफल होना है
तो उसको हास्य की जरूरत नहीं होती, वो व्यंग ही रहे। लेकिन हम लोग क्या मंच मंच से जुड़े रहे, टेपा सम्मेलन से, वहाँ ऑडियंस का भी ध्यान रखना होता है, उन्हें गुदगुदाना होता है, उन्हें गदगद करना होता है, उनका मनोरंजन भी करना होता था। इसलिए मेरे व्यंग में हास्य का जो अनुपात है वो बाकी व्यंग्यकारों से बहुत ज्यादा है। बल्कि आप कह सकते हैं कि मेरे हास्य में व्यंग है, मेरे व्यंग में हास्य नहीं है, मेरे हास्य में व्यंग है, ऐसा कह क्या सकते हैं। बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने आपने मंत्र को इस रूप में लिया है क्या, हास्य में ही व्यंग्य है। तो हाँ, जी जी जी। तो तो शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई आपके वहीं पर? नहीं मतलब इस बीच में मधु मेहता जी भी जुड़ गई हैं, अरे उनका स्वागत है। कमलेश भारती जी भी जुड़ गए हैं। अरे अरे आपको अरे, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, कमलेश भारती जी जुड़े हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। अभी कुछ दिनों पहले उनसे 2-3 बार टेलीफोन पर बातें होती रही, और बड़े सरल सहज और विनम्र व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान बढ़िया, करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। मेरे कार्यक्रम में आए हैं एक बार, और उनसे अच्छा अच्छा। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। प्रेम जी नहीं भी नहीं, आए बिल्कुल। हैं। ये तो मेरे सौभाग्य हैं कि इतने बड़े बड़े अच्छे जो साहित्यकार हैं मुझे हमारे साथ छोड़कर, जुड़ जाते। मुझे छोड़कर। अब फिर आपने यहाँ पर फिर अच्छा, इस बीच में डॉक्टर मधु शांडिल्य जी भी जुड़ गई हैं, तो अरे वाह, नमस्कार कर रही स्वागत हैं। है, स्वागत क्या है, बात है। स्वागत। जी जी जी। तो तो क्या परिवार में कैसा ये माहौल था डॉक्टर साहब की, साहित्य की विधा ली आपने, साहित्य का क्षेत्र ही आपने चुना? परिवार में एक माहौल था। मुझे मेरे बड़े ब्रदर हैं दिलजीत अरोरा, जो अभी पूना में हैं। और सबसे पहले जब मैं बल्कि मिडिल क्लास में था, सिक्स्थ में, उन्होंने मुझे एक भाषण और एक निबंध के लिए मोटिवेट किया था, तुलसी की भक्ति भावना। अब छठी क्लास का एक छात्र तुलसी की भक्ति भावना जैसे विषय पर निबंध भी लिखता है, और वो तुलसी की भक्ति भावना पर बोलता भी है। बस वहां से मुझे ये संस्कार जो है मिले, या जिसको आप कह सकते हैं। और पारिवारिक, और जहां तक हास्य व्यंग्य का सवाल है, अब एक पंजाबी सिख परिवार में तो हास्य व्यंग्य का माहौल रहता ही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमारे मालवा में ये है, हमारे उज्जैन की बात मैं करता हूँ, व्यंग पुरोधा शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन में हुआ था। क्या बात है, मेरा सादर नमन अभी उनको, मेरा सादर नमन उनको। जी जी जी। 21 मई को हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय प्रेम जन्मजय भी रहेंगे, और उनकी रचनाओं का पाठ करेंगे। और आज ही नेहा शरद जी ने शुभकामनाएं भी भेजी उस कार्यक्रम के लिए। तो शरद जोशी जी का उज्जैन में जन्म होना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 1971 से चल रहा है, मैंने बताया था आपको, अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन हास्य व्यंग्य का। मैं उसमें 79 में जुड़ा। तो हास्य व्यंग्य तो यहाँ के वातावरण में है, यहाँ की मिट्टी में है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की मिट्टी में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को व्यंग प्रदेश कहा जाता है। क्या बात अब है, क्या बताइए, बात है। जिस प्रदेश में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ, जिस प्रदेश के उज्जैन में शरद जोशी जी का जन्म हुआ, जिस प्रदेश में ज्ञान चतुर्वेदी हैं, जिस प्रदेश में हाँ, लक्ष्मीकांत वैष्णव रहे, जिस क्या प्रदेश बात में है। हरि जोशी जी रहे, तो बताइए, तो व्यंग प्रदेश है। और पूरे मतलब भारत का जो गढ़ है वो क्या मालवा, बात है। मध्य प्रदेश, और उसमें उज्जैन अ, भी खास रहा। मीना सदाना अरोरा जी भी जुड़ी हुई हैं। अरे तो वाह वाह, उनका भी स्वागत है। अभी उनका कल ही परसों ही एक पटल पर जो साक्षात्कार था, उनका व्यंग पाठ था। और बड़ा, उत्तराखंड से हैं, हल्द्वानी से, और आजकल कटु कटाक्ष इनके फेसबुक पर बहुत चर्चित हैं। और मुझे हमेशा डर लगता है किसी दिन मुझ पर ही कटु कटाक्ष न कर दें वो। हो सकता है अरोरा होने के कारण मुझे मुक्त कर दें, भाई ये तो अपने आदमी हैं, इन पर कटु कटाक्ष नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो होना चाहिए भारत में भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आपका ये मतलब जो आपने इतने सारे महानुभावों के नाम ले लिए, मैं तो सादर नमन करता हूँ उनका। बात तो सही है कि व्यंग्य ऐसा माध्यम है साहित्य में जो अपने आप में एक सशक्त विधा है। और जो व्यंग्य लिखना और जाने, क्या बात है, क्या बात है। वो तो जिसको कहते हैं ना कि दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है, वो मलाई का काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये ऐसा बताइए कि जी कहा जी जी। जाता है कि साहित्य का निकष, साहित्य की कसौटी, साहित्य का निकष यदि गद्य है, तो गद्य का निकष व्यंग है। व्यंग्य और है, व्यंग बात सही है लिखना किसी बिल्कुल। भी संस्मरण लिखने से, आत्मकथा लिखने से, कहानी लिखने से, कविता लिखने से कठिन माना जाता रहा है।
व्यंग लिखना। मैं वो तो और वही मुझे वही मैं उल्लेख करना चाह रहा था कि व्यंग्य लिखना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। और अब देखिए कई लोग अब आजकल खैर मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बताना चाहूँगा कि व्यंग्य को वो एक हास्य और मजाक समझ के उस तरह से जो लिखा जाता है, परोसा जाता है, मंचों पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चटकुले होते हैं, जिसमें इस तरह की पंक्तियाँ होती हैं जो बहुत ही वो अस्वाभाविक होती है, वो तो एक एक मतलब इस तरह की इस विधा को इस रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में उचित नहीं है। खैर, तो जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा था कि मंच के कारण हास्य का स्तर बहुत गिरा है। और एक समय था कि कवि सम्मेलन में सिर्फ एक हास्य कवि हुआ करता था, जिसलिए नाटक में विदूषक हुआ करते थे। जी 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 वैसे जी। ही कवि सम्मेलन में सिर्फ एक हास्य कवि हुआ करता था, वो एक तरह से नाटक के विदूषक का ही काम करता था। लेकिन आजकल दुर्भाग्य से कवि सम्मेलन सारे हास्य के ही कवि सम्मेलन होने लगे हैं। उसको व्यंग तो हम कह नहीं सकते, और इसीलिए इतना ज्यादा हास्य हो जाता है कि कवि सम्मेलन हास्यास्पद हो जाते हैं। हास्य के तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वे कई बार हास्यास्पद भी हो जाते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है। और आप आश्चर्य करेंगे, आज की तारीख में 11-11 लाख रुपए हो गया है कुछ कवियों का रेट। 5 लाख एक कार्यक्रम के, 11 लाख एक कार्यक्रम के। अब मंच के कवियों की तो महिमा चलिए निराली है। चलिए चलिए, हम इन 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 उलझनों में क्यों उलझे? हमारे रास्ते बिल्कुल तो बिल्कुल। अलग हैं, उन रास्तों अलग पे है, चले, बिल्कुल है ना? तो मैं चाहता बिल्कुल हूं कि बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बातचीत तो जारी रहेगी और बहुत सारे अब रमेश चंद्र शुक्ल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, रेशमी बजाज जी भी जुड़ गई हैं। अच्छा, अरे क्या अरे बात है, अरे, क्या हाँ बात है! हाँ हाँ। अरे मेरा बहुत सारे। सौभाग्य। आज मैंने तो मेरा। जी जी इनका जी डॉक्टर साहब। इनका पत्र देखा था मैंने आपके पटल पर। कितना जी जी जी। अच्छा उनका जो कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण था। उनकी जो संप्रेषण क्षमता है, बड़ी अद्भुत क्षमता है। क्योंकि मेरा विषय कम्युनिकेशन रहा, इसलिए मुझे जब भी कम्युनिकेशन की स्किल कहीं दिखाई देती है तो मुझे बड़ा बड़ा प्रभावित होता हूँ, मैं बड़ा अभिभूत हो जाता हूँ देखकर। और कुछ सीखने को मुझे मिलता है कि लोग इतना अच्छा, इतना संतुलित, टू द पॉइंट और लगातार धारा प्रवाह कैसे बोल पाते हैं। कितनी साधना, कितनी तपस्या उनकी रही होगी, जो उनको इस कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में। मैं बड़ा अद्भुत था उनका सत्र वो। और मैंने उसमें बहुत लिखा भी बढ़िया, था बहुत कि अच्छा, बहुत रेशमी जी बहुत अच्छा लिखती हैं। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। जी और जी जी। उनकी कविताएं भी अद्भुत, जो कबीर से संबंधित उनने सारा, आधुनिक कबीर वाली जो उनका है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर हेमराज कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। बलविंदर सिंह अत्री जी, कमलेश कुमार दीवान जी भी हाँ, आपका ये नमस्कार कार्यक्रम देख उनका, रहे हैं। हाँ नमस्कार राजेंद्र कर रहे हैं। सहगल जी भी जुड़ गए हैं। अरे क्या वाह बात है! वाह। सबका मैं हृदय से स्वागत है। आभार व्यक्त कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी मैं भी इच्छा है, आभारी हूँ। अब देखिए हमारे बहुत सारे मित्र आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी किसी भी रचना में, मीनाक्षी जोशी जी भी जुड़ गई है। अरे वाह। मैं उनका नमस्कार अरे करता वाह हूँ। वाह। मीनाक्षी जी बहुत उनका बहुत स्वागत मैं भी बहुत करता बहुत हूँ। महीनों बाद आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उनका भी अभी परसों या नरसों एक पटल पर कार्यक्रम था। ओहो हो, क्या अद्भुत कार्यक्रम उनका हुआ। मैं बड़ा अभिभूत था उनके उस कार्यक्रम से। तो मुझे कई बार कार्यक्रम देखने से, मुझे, मेरे लिए ये खुले विश्वविद्यालय हैं आपके कार्यक्रम। आपका पटल हुआ, रवि यादव का पटल हुआ, तो मेरे लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक वर्कशॉप है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को सुनना। जैसे आपका पटल है, अब इतने एक और संपादिका थी आपके पटल पर आई थी, नाम याद नहीं आ रहा, क्या अद्भुत प्रस्तुतिकरण था उनका। और मैंने कई मित्रों को वो आपका जो वीडियो है रिकॉर्डिंग का फॉरवर्ड किया कि देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। हम लोग तो कहीं लग नहीं रहे, लेकिन लोग देखिए कितना अच्छा अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। क्या बात है, क्या बात है! मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप कुछ एक छोटा सा टुकड़ा सुनाइए किसी व्यंग्य का, अच्छा लगेगा। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि अपन बातचीत में व्यंग नहीं करते रहें, ज्यादा नहीं, अच्छा बात से है। बात डॉक्टर साहब, बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच टुकड़ा क्या में है, आप थोड़ा कहें तो मैं पूरा देखिए। पूरा पूरा संग्रह अरे सुना सकता हूँ, टुकड़ा क्या नहीं, है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! श्री ये मेरा पांचवा, श्री गुगलाय नमा, ये मेरा श्री पांचवा व्यंग गुगलाई संग्रह नमा। है। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है! तो ये और आपका ये जो, शायद इसी वर्ष में ये आपका हाँ, आया है। 2021 में है। ये जो आवरण चित्र है, संदीप राशिनकर जी ने इसको डिजाइन किया था, पूरा गूगल का ही
गूगल की ही कलाकृति है और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा आवरण ऊपर को ऊपर किया। कर दीजिए इसको, ऊपर से दिखा हाँ, दे। अरे वाह, वो आवरण मुख्य पृष्ठ इसका बहुत बढ़िया छपा है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा देखिए, सब बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग सब गूगल की आरती तो कर रहे हैं, पूरा विश्व गूगल की आरती कर रहा है ना, पूरा ब्रह्मांड गूगल की आरती कर रहा है ऐसा लगता है। सुनाइए सुनाइए, कुछ सुनाइए, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं व्यंग तो नहीं सुना रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैंने पढ़ा था अक्षर के माध्यम से हम कैसे हास्य या व्यंग उत्पन्न कर, अक्षरों के माध्यम से। बहुत पहले मैंने बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की एक पुस्तक है, वो उनको उन्होंने तो हास्य रस पर पीएचडी की है, वो हमारे टेपा सम्मेलन में आए भी थे। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी बहुत बड़ा नाम है व्यंग में, उनकी हास्य रस पर ही उन्होंने शोध प्रबंध लिखा और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया अपने प्रबंध में कि श्रृंगार रस रसराज नहीं है, हास्य रस रसराज है। क्या श्रृंगार बात है, तो क्या क्यों बात है, रसराज क्या था, बात है, जी जी हास्य जी रस जी। तो है। अब देखिए उन्होंने उसमें एक टिप्पणी की है, मुझे नहीं पता टिप्पणी उन्होंने कहाँ से, लेकिन वो मुझे मिडिल क्लास से याद है, जब मैं मिडिल में पढ़ता था। आप सुनिए कि कैसे एक अक्षर के माध्यम से हम अपनी बात को हास्य या कहें उसको एवं, आप सुनिएगा, कवि कुल कुमुद कलाधर, काव्य कानन केसरी, कवित्व कुंज कोकिल, कवि कालिदास की काव्य कला कवनिता कहीं कहीं कष्ट कल्पना के कारण काव्य कलेवर कलुषित हो जाता है, ये कपोल कल्पना नहीं कवि कोविदों का कथन है। अब देखिए अरे क्या बात। क अक्षर के माध्यम से उन्होंने कितनी बड़ी सुंदर बात उस अपनी इस पुस्तक में लिखी है। फिर सुने, कवि कुल कुमुद कलाधर, काव्य कानन केसरी, कवित्व कुंज कोकिल, कवि कालिदास की काव्य कला कवनिता कहीं कहीं कष्ट कल्पना के कारण काव्य कलेवर कलुषित हो गया है, ये कपोल कल्पना नहीं कवि कोविदों का कथन है। ये क्या मुझे बात है, क्या। 69 से याद है और मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि मुझे याद रहे। मैं आपके पटल पर सुनाने, मेरा लालच सिर्फ यही रहता है कि मुझे याद रहे वो, इसलिए मैं उसको रिपीट कर देता अच्छा अच्छा, हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपको लग रहा है पटल पर मैं अपने मित्रों को या श्रोताओं को सुना रहा हूँ, मैं अपने आप को सुना रहा हूँ, उसको रिवाइज करता हूँ। वाह वाह अब वाह। देखिए दो शब्द हैं, प्रखर और मुखर, हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो कैसे शब्दों के माध्यम से हम हास्य या व्यंग उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग। हम कहते हैं ना वो अ, मुखर कवि और प्रखर आलोचक हैं, हम्म। वे मुखर कवि और प्रखर आलोचक हैं। मुखर वो होता है जिसका मुंह खर जैसा होता है और प्रखर वो होता है जिसके पैर खर जैसे होते हैं। देखिए शब्द शब्द है, शब्द का उपयोग है, आप इसको दुरुपयोग भी कह सकते हैं। शब्दों का कैसा दुरुपयोग किया जा सकता है हास्य उत्पन्न करने के लिए। एक शब्द है, मैं कार्यक्रम में मैंने अक्सर टेपा सम्मेलन में जिससे मैं जुड़ा रहा 32 साल तक, एक शब्द है आशा, कितना अच्छा शब्द है। मैंने इसका भी बड़ा दुरुपयोग किया है। आप सुनिए कैसे मैं इसका दुरुपयोग करता रहा हूं अपने मंच पर, क्योंकि मैंने लिखा है कि मुझे प्रायश्चित करना है, तो मैं उस दुरुपयोग के कारण भी आज अपने अपराध बोध से ग्रस्त होकर उससे निवृत्त होना चाहता हूं और प्रायश्चित कर रहा हूं। जब से आप जिले में विधायक बने हैं, आप मतलब उस व्यक्ति के बारे जिसके बारे में कह रहा हूं, जब से आप एमएलए बने हैं, अब देखिए एमएलए का हमने जो फुल फॉर्म रखा था, मेंबर ऑफ लॉलीपॉप एसोसिएशन, अब क्या करते हैं ये जो हमारे एमएलए हैं लॉलीपॉप तो देते हैं, भाषण आश्वासन वायदे। एक चुटकुला बहुत पुराना है, आपने पढ़ा होगा कि वो जब भाषण देते हैं तो लोग घड़ी नहीं देखते, कैलेंडर देखते हैं। नेताओं के बारे में है ना, एक चुटकुला पुराना है एक। तो जब से आप एमएलए बने हैं, मेंबर ऑफ लॉलीपॉप एसोसिएशन, आपने जिले को एक नई आशा प्रदान की है। जब से आप एमएलए बने हैं, आपने जिले को एक नई आशा प्रदान की है। आशा आपकी स्टेनो का नाम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आप सुंदर शुरू जी। से आप शुरू से आशावादी रहे हैं। जी जी। एक शब्द है बहुमुखी व्यक्तित्व, ये शरद जी के बारे हम लोगों ने उपयोग किया था, बहुमुखी व्यक्तित्व। व्यंग्य पाठ नहीं करा, लेकिन ये मेरी मेमोरी में है। शरद जी पर पढ़ा था, ये 1984 की बात है। टेपा में बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यंग्यकार, बड़े बड़े संपादक आए, आपने पूछा नहीं टेपा के बारे, तो 84 में भगवान दादा जो फिल्म के हास्य अभिनेता थे, उनका डांस बड़ा फेमस था, आपको पता होगा। भगवान दादा जो डांस करते थे, अक्सर दारा बहुत फिल्म की बढ़िया। फिल्मों में
बहुत उनका बढ़िया। डांस और था। उनका उनका मुद्रा भी बहुत अजीब सी होती थी, हाँ विचित्र हाँ, होती बिल्कुल थी। जी बिल्कुल जी विचित्र होती। तो जी 84 जी में वो आए, इस साल रामरिक मनहर भी कार्यक्रम में थे, विट्ठल भाई पटेल भी थे, मनमोहन सरल जी भी थे, और बड़े बड़े मतलब हास्य के दिग्गज कलाकार थे। शरद जोशी जी भी थे, व्यंग पुरोधा हमारे उज्जैन के ही, जिनका जन्म हुआ। तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि आपका व्यक्तित्व बहुमुखी है। शरद जी के बारे में मैंने लिख पढ़ा था। हम लोग क्या पास में उस गेस्ट को खड़ा कर देते हैं, अतिथि को, और उसके बारे में प्रशस्ति पढ़ते हैं। अब देखिए, ऑडियंस सामने बैठी है, 20-25 हजार, गेस्ट खड़ा हुआ है आपके पास माइक पर, हम माइक से बोल रहे हैं, गेस्ट खड़ा है उस समय, हम उसके अभिनंदन कर रहे हैं, प्रशस्ति पढ़ रहे हैं, मतलब वो प्रशस्ति हास्य और व्यंग वाली। आपका व्यक्तित्व बहुमुखी है, क्योंकि आप बहुओं की ओर मुख कर कर ही व्यंग पाठ करते हैं। हम्म। आपका व्यक्तित्व बहुमुखी है, आप बहुओं की ओर मुख करके ही व्यंग पाठ करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, ये लाइन दिनमान में छपी थी जब टेपा की समीक्षा छपी थी, तो शरद जी ने जो जवाब दिया था कि रचना पढ़ते समय मेरी नजर आगे बैठी महिलाओं पर पड़ती है, जैसे हमारे दूरदर्शन के कैमरे की पड़ती है। आपको पता है, क्या बात है। दूरदर्शन जब अकेला था, तो कार्यक्रम जो होते थे, तो कई बार वो हम्म। कार्यक्रम किसी महिला के चेहरे पे जाके उनका जो कैमरा फ्रीज हो जाया करता था। तो जिन लोगों को कार्यक्रम में रुचि नहीं होती थी, वो चेहरे में रुचि ले लिया करते थे। तो ये शरद जी का कहा हुआ है। तो क्या आपका बात व्यक्तित्व है। बहुमुखी है, आपका जीवन बहुउद्देशीय है, आप जो भी करते हैं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय करते हैं। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय करते हैं, ये खाली शब्दों का, क्या बात है, क्या बात है। ये शब्दों का है, बहुत। शब्दों का। ऐसी अभी दो शब्द और मैं बता रहा हूँ आपको, एक स्नेह और एक प्रेम, हम कॉमनली इसका उपयोग कर लेते हैं। भाई, हमें एक स्नेह और प्रेम रखना चाहिए। कोई कॉलेज में है तो उसको छात्र छात्राओं से स्नेह और प्रेम रखना चाहिए। अशोक चक्रधर जी के बारे में मैंने पढ़ा था। अच्छा अच्छा। अशोक चक्रधर जी के बारे टिपा में 3-4 बार आए। आप दिल्ली के वो जामिया उसमें थे, विश्वविद्यालय में हिंदी के, अब वो क्या, हम लोग प्राध्यापक बोलेंगे तो लोग हंसेंगे नहीं, तो माड़ साहब बोलना पड़ता था। आप जामिया विश्वविद्यालय में हिंदी के माड़ साहब हैं। माड़ साहब में हंसते हैं लोग, अगर आप बोलेंगे हम्म। प्रोफेसर है तो कौन हंसेगा। छात्रों से स्नेह रखते हैं, छात्रों से स्नेह रखते हैं, और छात्राओं से प्रेम। वाह, क्या बात हर है। टीचर को स्नेह की, प्रेम और स्नेह में अंतर हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्दों का हम लोग दुरुपयोग करते आए हैं टिपा में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इतने साल में करे हैं इनका काफी। बहुत से शब्द हैं जिनका मैंने शोषण किया है, विदोहन किया है, मंच के लिए, मंच के सामने बैठे श्रोताओं को गदगद करने के लिए, गुदगुद करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, 40 हजार तक की ऑडियंस उस कार्यक्रम में हो जाया करती थी। अब तो खैर धीरे धीरे मोबाइल के कारण, टेलीविजन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ने के कारण इन कार्यक्रमों में ऑडियंस कम हो गई। लेकिन एक समय वो था जब साधना श्रीवास्तव जी रिकॉर्डिंग करने आने वाली थी दूरदर्शन की, कुबेर दत्त जी आए थे दूरदर्शन के रिकॉर्डिंग करने। वो क्या अद्भुत भीड़ थी। कुबेर दत्त जी जो दूरदर्शन से जुड़े रहे, वो उनके जी जी। उसमें टीम आई थी रिकॉर्डिंग करने। 40 हजार ऑडियंस थी, और बड़ा उस पर था कार्यक्रम। क्या बात है। अब देखिए, हम जवाहर चौधरी जी की बात कर रहे थे, तो अरे अरे अरे, उन्होंने नमस्कार जवाहर चौधरी जी, नमस्कार बड़े भेजा है। और कमलेश प्रखर भारती जी ने व्यंग्यकार। अच्छा लिखा है कि मणिमधुकर ने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा था, मैं हाँ, शब्दों से खेलता हूँ और अरे यही लेखक का वाह। सही काम होता है। बहुत अच्छी टिप्पणी है इस बारे में। और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। मीनाक्षी जोशी जी भी ने भी कहा कि व्यंग्य की जो ताकत है, वो उसके शब्दों के साथ खेलना होता है। बात तो सही है। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं कि ये ठीक है, हम बताइए, लोग, हाँ, मतलब मैं ये तो मानता देखिए हूँ कि क्या। हम लोग शब्दों के खिलाड़ी हैं। शब्दों से खेलते हैं, बड़ा आनंद आता है शब्दों से खेलने में। इसमें गंभीर बात भी बता रहा हूँ, मेरे एक अंग्रेजी की ट्यूशन मैंने की थी, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने मुझसे एक पैसा नहीं लिया। वे लोगों को पढ़ाते थे आधा घंटा, मुझे पढ़ाते थे 3 घंटे तक। वो मुझे बोलते थे कि शब्द डिक्शनरी हमें देखते रहना चाहिए, शब्दकोश का आनंद लीजिए आप, शब्दों का आनंद लीजिए।
बोले मैं तो 1 घंटा दिन में डिक्शनरी से खेलता हूँ। कितनी अद्भुत बात है। तो शब्दों से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द दे घाव, वो वाली बात है। लेकिन भगवान की दया से डिपा में मेरे किसी शब्द से किसी को घाव नहीं लगे, क्योंकि बड़ा है तो व्यंग दोधारी तलवार होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और उसमें दोधारी उसमें तलवार होती है। उसमें रिस्क भी ज्यादा बना बहुत रहता रिस्क है। है ना, है ना, है हमारे ना, एक बहुत। कमिश्नर, हमारे उज्जैन के कमिश्नर रहे हमारे उज्जैन में, डॉक्टर मोहन गुप्त, जी। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर मोहन गुप्त। दिल्ली आते रहते हैं कार्यक्रम करने। तो मैंने उनको एक टाइटल दिया था टेपा में, गुप्त वंश के अंतिम कमिश्नर। अच्छा, अच्छा। तो वो टिप्पणी ऐसी बन गई, गुप्त वंश के अंतिम कमिश्नर। ओहो क्या टिप्पणी बनी। अभी भी वो उज्जैन में ही सेटल हो गए हैं, याद करते हैं उस टिप्पणी को, लोग भी आनंद लेते हैं। तो यही। उन्होंने कहा नहीं कि अब उस बात को थोड़ा बहुत खोलिए ना यहाँ पर। नहीं नहीं, मतलब उन्होंने काफी आनंद लिया। उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है। हालांकि वे गंभीर, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, काफी उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। तो गंभीर हैं वो। बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो संवेदनशील होते हैं। बहुत कम। अब जो है इसको व्यंग में कैसे कहेंगे, बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, तो साधारण बात हो गई। अब इसको व्यंग में कहना है, बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो मनुष्य भी होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये जी, बस जी, जी। जरा सा टर्न करने में ये अभिधा से व्यंजना में चला गया और व्यंग हो गया। व्यंग हो गया, सही बात है, बहुत बड़े। शरद अब ज्योति केवल को अधिकार कुछ ही शब्दों का हेर फेर है, बाकी तो बस बाकी तो कथन ने तो अपना कार्य कर ही लिया। कर ही क्या दिया। बात हाँ है, हाँ हाँ। क्या बात है, क्या क्या- बात है, क्या बात है। जवाहर जी लिख रहे हैं कि व्यंग्य शत्रु बनाने की विधा है। एक्चुअली बात तो सही बिल्कुल है। सही लिखा है। तो आत्मघाती है तो व्यंग जो है ना, बड़ा आत्मघाती, आपने सही आत्मघाती शब्द है। कहा, कि आपने सही आत्मघाती है, बात कही कि दुधारी आत्मघाती है। तलवार है। अब पता नहीं कि कब किसको क्या चुभे, क्या क्या लगे, कि बिल्कुल। क्या, जो है ना, है ना। अच्छा, मतलब मैं इसी पर आपके व्यक्तिगत जीवन पे थोड़ा बहुत आना चाहूंगा। तो परिवार में आपकी क्या स्थिति रहती है? क्या जो आपके व्यंग्य होते हैं, क्या ये सामान्य परिस्थितियों में भी निकल जाते हैं, आपके बातों में, आपके व्यवहार? क्योंकि जब आप निकल जब जाते हैं, बिल्कुल निकल निकलते जाते हैं। हैं, तो फिर आलोक पुराणिक जी, आलोक पुराणिक जी बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। जैसे मैंने बताया कि साक्षात व्यंग्यकार में मैंने साक्षात स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था। उनका कहना है व्यंग्यकार को 24 घंटे व्यंग्यकार होना पड़ता है, 24/7। अगर कोई व्यक्ति 24/7 व्यंग्यकार नहीं है तो व्यंग्यकार वो हो ही नहीं सकता। ये आलोक पुराणिक जी का कहना है। अगर आदमी व्यंग्यकार है तो वो हमेशा, हर पल हर घड़ी वो व्यंग्यकार है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो है, मतलब अपने आप सहज रूप से उसमें निकल आते हैं। ये सूर्य बालाजी का भी कहना है कि व्यंग अनायास की उपज है। हम सायास ढंग से व्यंग नहीं लिख सकते, अनायास उपज उसकी हो जाती है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बात बात में कोई व्यंग निकल आएगा। अगर आप सायास करें कि कुछ ऐसा सुनाया जाए, ऐसा करा जाए जिससे सबको इंप्रेशन में डाला जाए, सबको प्रभावित किया जाए, सब अभिभूत हो जाए, तो चाहने से नहीं होता, ये अनायास ही हो जाता है। इसलिए उन्होंने शब्द दिया व्यंग को कि व्यंग अनायास की उपज है। क्या बात है, क्या बात है। तो पहला पहला संग्रह कब आपका आया था, जब मेरा आपको लगा कि पहला, मैं सही तरीके से, अब एक जिसको कहते हैं ना कि व्यंग्य की जो मूल परिभाषा है, जो सही परिभाषा है, वो उस व्यंग्य के माध्यम से सामने आ रहा है? 2001 में था मेरा पहला व्यंग संग्रह। 2001 में लिफाफे का अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य निकेतन बिजनौर, गिरिराज शरण जी अग्रवाल जो है उन्होंने प्रकाशित किया था लिफाफे का अर्थशास्त्र। हालांकि उस समय लिफाफे का अर्थशास्त्र का संबंध खाली जो रिसेप्शन में हम लोग लिफाफे देते हैं ना, आशीर्वाद समारोह में जो लिफाफे दिए जाते हैं, उसके बाद थोड़ा तो बहुत जो लिफाफों का पैसा पैसा था अंदर होता है, तो उसका भी बस वही लिफाफे का उसी अपना का था। अर्थशास्त्र होता है। जी, 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 जी। अर्थशास्त्र था कि कैसे शादी होने के बाद वो जो शादी का परिवार होता है सारे लिफाफों की ऑडिट करता है, किसने कितने दिए। उस समय तो 2 रुपए 5 रुपए काफी हो जाया करते थे। तो लिफाफे का शास्त्र था, पहला मेरा संग्रह था 2001। क्या बात है। अच्छा, मैं बीच बीच में, चूंकि कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं,
मीना सदारा अरोरा जी ने एक बहुत पब्लिक अच्छी टिप्पणी की है। देखिए, अभी वो जैसे कह आपने सुनिए कहा ना। हाँ, हाँ, जी, हाँ, तो हाँ। वो पहले तो सुनिए सर। वो कह रही हैं हुँ। कि नहीं, ये गलत है, 24 घंटे व्यंग्यकार नहीं होना होता, कभी कभी साधारण इंसान भी होना अच्छा और सुखद होता है। अब ये बताइए, अब इसको क्या कहेंगे आप? ये प्रश्न से ही पानी क्या पीना पड़ रहा है मतलब, मुझे, वही वही मैं कह क्योंकि रहा हूं कि ये मतलब ये जो टिप्पणी आई है तो आपको तुरंत पानी पीना पड़ा। तो क्या पसीने छूट रहे हैं क्या पसीने सर? अरे, ये बड़े उच्च स्तर की व्यंग्यकार हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पर रहती हैं। तो पहाड़ों पर रहने के कारण ये बड़े उच्च स्तर की व्यंग्यकार हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। बिल्कुल, इंसान तो होना ही पड़ता है मनुष्य। व्यंग्य कहाँ से करेगा? मतलब 24/22 का मतलब ये नहीं होता कि आदमी वो दृष्टि रखे व्यंग्य की। मतलब व्यंग्य की कमेंट्स नहीं करना, लेकिन वो दृष्टि हमारी व्यंग्य की होना चाहिए, टेढ़ी नजर होना चाहिए। ये कालम है व्यंग्य के, वक्र दृष्टि। हमारी दृष्टि वक्र होगी, यानी उस बात के पीछे हमको जाना है, बिहाइंड द लाइन्स हमको जाना है, बिहाइंड द सीन हमको जाना है, बिहाइंड द इवेंट हमको जाना है। कोई सम्मान समारोह हो रहा है, तो उस सम्मान के पीछे जो विसंगति है, हमें वो देखना है। किसी चैनल ने कोई समाचार, किसी समाचार वाचक ने समाचार पढ़ा, तो हमें उस समाचार के पीछे जाना है। तो व्यंग दृष्टि की बात है। ऐसा नहीं कि समाचार वाचक को जाके बोलना भाई तुम ये क्या कर रहे हो, या उस चलते हुए कार्यक्रम को रोकना है, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इनको सम्मानित मत करो। सम्मान के असली पात्र तो वो हैं जिन्हें जो उपेक्षित हैं, जो तिरस्कृत हैं, जो आपकी परिभाषा में नहीं आते। तो व्यंग दृष्टि होना चाहिए, व्यंग वृष्टि नहीं होना चाहिए। वृष्टि नहीं करना है, व्यंग दृष्टि होना चाहिए। तो सही लिखा उन्होंने। अब तो कोई टुकड़ा तो सुनाइए अब व्यंग्य का। मतलब बाकी तो बातचीत में तो आ रहा बहुत। मुझे लग रहा है कोई लेटेस्ट क्या लिखा है आपने? लेटेस्ट तो मैंने आपको बताऊं, मेरा अभी 3 दिन पहले ही अमर उजाला में एक आर्टिकल छपा है। आपको पता होगा, जब भी कोई नेता या मंत्री या वीआईपी किसी शहर में आता है, तो ऐसा लिख देते हैं अखबार वाले कि उनके स्वागत में शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अरे अच्छा। क्यों? आप आश्चर्य करेंगे, उसी दिन हमारे एक अखबार में छपा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उज्जैन आने वाले हैं महाकाल के परियोजना उसके उद्घाटन में। तो महाकाल मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब ओहो, क्या अच्छा। ये, महाकाल मंदिर को अब दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो ये दुल्हन का सम्मान है कि महाकालेश्वर का अपमान है? क्या क्या लिखा, क्या लिख रहे हैं आप? अरे भाई, एक कोई मंत्री आता है तो अब ये तो अपमान है ना, स्त्रियों का, महिलाओं का, कि आपने दुल्हन की तरह सजाया है। दुल्हन, वो तो सेकंड डे जब वो वीआईपी चला जाता है शहर से, तो सारा शहर तो नॉर्मल हो जाता है। तो दुल्हन तो स्थायी रहती है ना, कि एक दिन की रहती है, एक रात की रहती है। तो मैंने उस प्रवृत्ति पे लिखा था। ऐसे ही मैंने उसके पहले, मेरा व्यंग आया महिलाओं से संबंधित ही वो, कि महिलाएं अभी भी किसी अधिकारी को चूड़ियां भेंट कर देती हैं। कोई अधिकारी अगर अकर्मण्य है, लापरवाह है, अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता, उत्तरदायित्व से नहीं करता, तो उनको चूड़ियां भेंट कर दी जाती है, अधिकारियों को, नेताओं को। क्यों भाई? आज चूड़ियां तो आपका आभूषण है, आपने इसलिए चूड़ी भेंट कर दी कि वह कर्मण्य है, वो लापरवाही से काम कर रहा है। तो क्या महिलाएं अकर्मण्य होती हैं? महिलाएं लापरवाही से काम करती हैं? महिलाएं सफल नहीं है अपने क्षेत्र में? क्या वे अबला हैं? अब तो वे सबला हैं। तो चूड़ी भेंट करके विरोध प्रकट करना, ये भी व्यंग का एक विसंगति है। तो फिर भी अभी भी नेताओं और अधिकारियों का चूड़ी भेंट करके अपमान किया जाता है। तो चूड़ी का अपमान नहीं है, ये महिलाओं का ही अपमान है। खुद महिलाएं अपनी महिला शक्ति का अपमान करती हैं चूड़ियां भेंट कर कर। ये सिद्ध करके देखिए, चूड़ी जो पहनती है वो अबलाएं होती हैं। एक तरफ हम सबला कहलाती हैं, एक तरफ अबला समझकर चूड़ियां किसी मंत्री या नेता या अधिकारी को सौंप देती हैं। तो इन विसंगतियों पर मैंने व्यंग लिखा था। और अभी एक हाल ही में नया मैंने लिखा है। मैं विषय वस्तु बता रहा हूँ ताकि लगे, बात आई जाती है उसमें। जैसे एक शादी में जा रहा है एक व्यक्ति, वो कार्ड को देखता है और कहता है कि इस कार्ड में खाली श्रीमान लिखा है, और हमने उस व्यक्ति को हमेशा सपरिवार बुलाया है। खाली श्रीमान लिख दिया कार्ड में, श्रीमती को भी नहीं बुलाया। मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो असमंजस में है। तो मैंने टाइटल दिया है उसका, आज के अर्जुन।
उसका असमंजस ये है कि मैं उस रिसेप्शन में जाऊं कि न जाऊं। फिर वो सोचता है चलो चला जाता हूँ, लोग क्या कहेंगे। फिर जब वो 500 रुपए का कड़क नोट लिफाफे में डालने की कोशिश करता है तो फिर रुक जाता है। अरे 50 रुपए के खाने के लिए 500 का खून मैं क्यों करूं? नहीं जाना चाहिए। क्यों जाऊं? क्या फर्क पड़ेगा रिसेप्शन में अगर मैं नहीं गया तो? कौन सा शादी रुक जाएगी? कौन सा वो किसी नेता या अधिकारी के रिसेप्शन में जा रहा हूं मैं, जहाँ जाना अनिवार्य होता है? वो तो एक मित्र है, ना गए तो ना गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कार्ड मिलते हैं लेकिन वो किसी कारण से नहीं जा पाते। मैं भी नहीं जाता। तो 500 रुपए बचाने के लिए, क्योंकि इसलिए नहीं जाता कि उसके कार्ड पर सपरिवार शब्द नहीं लिखा हुआ, अकेले बुलाया हम्म। गया है उसको। वो कहता है कि कोरोना के सारे कंट्रोल प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं, अभी मुझे सिंगल नाम से बुलाया, ये मेरा अपमान है, मेरे परिवार का अपमान है, मुझे नहीं जाना। इस सोच पर, इस मानवीय प्रवृत्ति पर मैंने ये वाला व्यंग लिखा। आज के अर्जुन, क्योंकि वो असमंजस में है, रिसेप्शन में जाऊं या रिसेप्शन में न जाऊं, दो मन हो गए उसके। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा विश्लेषण ये किया अभी है आपने, ताजा बहुत है। बढ़िया। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि देखिए ना, जैसे साहित्य की हर एक विधा की आलोचना होती है, समीक्षा होती है, मतलब जो समीक्षक होते हैं अपनी अपनी दृष्टि से, जैसे कविता है, गद्य है, पद्य है, उपन्यास है, कहानियां हैं। लेकिन जो हम्म। मेरा मेरा जानने का आशय ये है कि जब आप व्यंग्य लिखते हैं, जिस तीव्रता के साथ, जिस गंभीरता के साथ, जो उसमें अर्थ निहित होते हैं, क्या समीक्षा में समीक्षक उन चीजों की परतें खोल पाता है? सही तह तक, सही जगह तक वो पहुंच पाता है क्या? आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? नहीं, अब वो एक तो पहली बात तो है कि समीक्षा समीक्षा है। कई लोग तो क्या है, मैंने एक गाइड भी लिखी व्यंग में, नई समीक्षा गाइड। मतलब समीक्षा पर भी व्यंग लिखा है, और ये भी लिखा है कि अगले जन्म मोहे समीक्षक ही कीजो। ये भी लिखा है। जो न कवि होता है, न निबंधकार होता है, न व्यंगकार होता है, वो मजबूरी में समीक्षक बन जाता है। समीक्षक कौन होते हैं? आलोचक या समीक्षक, जो साहित्य की किसी विधा में पारंगत नहीं हो पाते। क्या किया जाए? पहले ठीक है, समीक्षक बन जाओ, आलोचक बन जाओ। किसी विधा में सिद्धहस्त नहीं हुए तो ठीक है, समीक्षक बन जाते हैं। ऐसे व्यंग्यकार के बारे में यही कहा जाता है। जब लेखक असफल होता है तो व्यंग्यकार बन जाता है, ये पहले कहा जाता था। क्योंकि व्यंग को साहित्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता था। ये तो उस व्यंग त्रयी की महानता है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रविन्द्रनाथ त्यागी, फिर श्रीलाल शुक्ल जी की महानता। उसके बाद डॉक्टर प्रेम जन्मजय, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर हरीश नवल, डॉक्टर सूर्य बालाजी, इनका लेखन, जिसके कारण व्यंग एक विधा के रूप में अब प्रतिष्ठित हुआ है और साहित्य की परिभाषा में माना जाने लगा है। वरना व्यंग को तो शूद्र मानते थे, लेकिन परसाई जी ने कह दिया क्षत्रिय है वो व्यंग। ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण तो कीर्तन करता है, वो क्षत्रिय है। उसका धर्म जो है वो क्षत्रिय वाला धर्म है, क्योंकि उसको विसंगतियों पर प्रहार करना है। उसकी कलम जो है वो तलवार है, और उस तलवार से उसको विसंगतियों पर, विद्रूपताओं पर, विडंबनाओं पर, विकृतियों पर, विषमताओं पर प्रहार करना है। तो ये बात है इसमें। और समीक्षा किस ढंग से की जा रही है? क्या आजकल मान ली फेसबुक पर समीक्षा करना है, लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, लोग पुस्तक को सूंघकर भी समीक्षा कर सकते हैं। मैं खुद किसी भी पुस्तक आप मुझे दीजिए, मैं खाली अनुक्रमणिका के आधार पर ही समीक्षा करके आपको दे सकता हूं। सिर्फ अनुक्रमणिका, आपको अंदर टाइटल और जो उसकी अनुक्रमणिका है, उसमें कितने व्यंग निबंध हैं, कितने उसमें वो हैं, उसके आधार पर समीक्षा करके दे सकता हूँ। वो समीक्षक भी अब वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए, जो पूरी पुस्तक को पढ़ें, उसकी जिसको कहते हैं मीमांसा, उसका विश्लेषण, और बिल्कुल जिसको नीर शीर विवेक करना कहते हैं। समीक्षा भी प्रायोजित होने लग गई। यदि आपने किसी की कटु समीक्षा कर डाली, हो सकता है संपादक प्रकाशित न करे। क्यों करेगा? वो उसे लेखक से या प्रकाशक से अपने संबंध थोड़ी खराब करना है, उस पत्रिका के संपादक को वो नहीं करेगा। अगर आपने सत्य और सही समीक्षा कर दी तो मना कर देगा, आपकी समीक्षा वापस आ जाएगी। तो सही समीक्षा भी आजकल नहीं हो रही।
समीक्षा में भी संबंधों का निर्वाह हो रहा है कि भाई वो मेरा मित्र है, वो मेरे गुरु का मित्र है, वो मेरे मित्र का मित्र है। अगर आज मैं उसकी समीक्षा ईमानदारी से कर दूंगा तो हो सकता है कल वो मेरी समीक्षा भी ईमानदारी से कर डाले। वो जो विश्वविद्यालय में पीएचडी वाला जो मामला है ना, कि भाई उसने मेरे छात्र की पीएचडी जचने के लिए वहां पर गई है, तो वो जो एग्जामिनर है, अरे अरे गुप्ता जी का छात्र है, अच्छा शर्मा जी इसके गाइड है, चलो चलो बिना पढ़े हाँ, ओके, बिना क्या पढ़े बात है। ओके। तो जैसे पीएचडी में जो काम चल रहा है वही समीक्षा में चल रहा है। पीएचडी के लिए थीसिस जाती है, कौन पढ़ता है, क्यों पढ़ेगा वो आदमी एग्जामिनर इतनी बारीकी से, क्यों पढ़ेगा? इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ेगा क्या, आप बताइए क्यों पढ़ेगा? और किस किस ग्रंथ को नहीं, पढ़ेगा? आपको एक नया विषय मिल गया बिना पढ़े ओके। हाँ, ये तो यही है आजकल। बहुत कम लोग उसका पूरा पाठ कर पाते हैं। और मैंने जैसा बताया कि अगर आपने सही समीक्षा कर दी तो हो सकता है कि वो संपादक पत्रिका का या समाचार पत्र का आपकी समीक्षा को छापे ही ना, क्योंकि उसे लेखक से भी संबंध रखना है जिसका वो संग्रह है, जिसकी वो पुस्तक है, और उस प्रकाशक से भी संबंध रखना है जिसने उस संग्रह को या उस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसलिए समीक्षा एक समझौता हो गया है अब। वो क्या समीक्षा बात है, अब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बारीकी से आपने इसका विश्लेषण कर और लिया डॉक्टर साहब। दूसरा ये भी है कि ये भी देखना पड़ता है कि आप किसी व्यक्ति की समीक्षा कर रहे हैं या किसी कृति की समीक्षा कर रहे हैं। और जब भी आदमी समीक्षा करता है तो उसके कंधों पर वो व्यक्ति, वो लेखक आके बैठ जाता है कि अरे अरे अरे, मुझे जवाहर चौधरी जी की पुस्तक की समीक्षा करना है, मुझे ध्यान है ये। वो ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा में रोल नंबर नहीं होता या दूसरा रोल नंबर लिख के कॉपी भेज दी जाती है, पता ही नहीं चलता कॉपी किसकी है। यहाँ तो पता चल जाता है कॉपी किसकी है। यहाँ तो उसका नाम है, जीवन परिचय है। होता है ना, परीक्षाओं में रोल नंबर बदल दिए जाते हैं ताकि आपको पता नहीं, लोग आपसे कांटेक्ट ना कर लें नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ तो नंबर बदलने का सवाल ही नहीं है। लेखक आपके सामने है, पुस्तक आपके सामने है, वो आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार हो, कल से आपको भी अपनी पुस्तक की समीक्षा उससे करवानी पड़ेगी। क्या बात है, रामकिशोर उपाध्याय जी जुड़े हैं तो उन्होंने बहुत यही अरे कहा अरे है, वाह वाह, समीक्षा क्या कहा? समीक्षा एक समझौता है। समीक्षा समीक्षा एक एक सम समझौता है, एक जी 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 समर्पण जी। है, एक समझौता है, एक संबंध कह सकते हैं, एक व्यवहार है। जैसे हमारे समाज में व्यवहार होता है, वैसे साहित्यकारों में समीक्षा का व्यवहार चलता है। एक व्यवहार है भाई, व्यवहार निभाना है अपने को। तुम मेरी शादी में आना, मैं तुम्हारी शादी में आ जाऊंगा, तुम मेरी समीक्षा कर देना, मैं तुम्हारी समीक्षा कर दूंगा। नहीं, कई लोग, कई पाठक जो होते हैं ना, समीक्षा के आधार पर किसी पुस्तक का ये निर्णय लेते हैं कि ये पठनीय है या नहीं है, इसको नहीं नहीं, पढ़ना ऐसा चाहिए नहीं, या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, अब नहीं, नहीं होता। आजकल तो पाठक पुस्तक खरीद लें, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा जो दूसरा संग्रह था ना, मेरा जो हाँ तीसरा हाँ। संग्रह था, उसका शीर्षक ही पाठक देवो भव था। पाठक देवो भव। पाठक देवताओं की तरह हैं। अब देवता हैं, लेकिन अदृश्य उनका शरीर नहीं है। एक तो देवताओं की तरह पूज्य हैं सारे पाठक, दूसरा देवताओं को मानव शरीर नहीं होता, वैसे पाठक अदृश्य हैं सारे, दिखाई नहीं देते। बड़ा संकट है पाठकों का आजकल, बहुत संकट है। जो लेखक है वही पाठक है। अगर वो लेखक नहीं है तो वो पाठक होगा ही नहीं। बहुत कम शुद्ध पाठक हैं साहित्य में, तो शुद्ध रूप से, मतलब जिसका साहित्य में रुचि है, जो लिखता है, जो लेखक है, वही पढ़ता भी है। एक साधारण आदमी, साहित्य कला संस्कृति से जुड़ा हुआ जो नहीं है, उसकी रुचि अब पुस्तक के पढ़ने में बहुत कम है, बहुत कम। बात तो बहुत अच्छी कही, एक ऐसा विषय है जिस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, हाँ, बहुत पाठकों ही का विस्तार संकट से है। चर्चा हो सकती है आ, कि पाठक अभी की हम कमी कहें, क्यों। हाँ, मतलब डॉक्टर अंग्रेजी डॉक्टर के साहब, पाठक बढ़ रहे हैं। पाठक की बहुत कमी हो रही है। हाँ, पाठक और श्रोताओं की भी कमी हो रही है। अपने कार्यक्रम में भी 12 श्रोता हैं कुल। मैंने नहीं नहीं, श्रोता देवो नहीं श्रोता नहीं, देवो 12 बहुत ऐसा रंग लिखा है। श्रोता तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बहुत लोग सारे। ऐसे होते हैं ना कि जो आपके साथ जुड़े होते हैं, हाँ हाँ, वो लेकिन वो अलग तरीके से भी देखते हैं। कोई बात नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन मैं आइडेंट जवाहर कर चौधरी सकता साहब जुड़े हुए हैं, मीना जी हूँ। जुड़ी हाँ, हुई अरे, है, मीनाक्षी ये जोशी जी देखिए ना, लगातार जुड़े हैं, अरुण हाँ, कुमार वही पासवान जी भी वही है। जुड़े हुए हैं।
हमारे तो परम मित्र हैं, बहुत अच्छे मैं जो साहित्य में आपसे रुचि कह रहा रखते था हैं। ना, कि जो जी जी। लेखक है वही पाठक है, तो जो लेखक है वही श्रोता है। एक वो अच्छा, व्यक्ति जिसका लिखने पढ़ने से कोई संबंध नहीं है, वो क्यों सुनेगा? इसीलिए तो जो कवि सम्मेलन में जो श्रोता होते हैं वो तो मनोरंजन के लिए आते हैं। तो जो लेखक हैं वही श्रोता हैं, जो लेखक हैं वही पाठक हैं। क्या बात है, क्या और बात है, इनके क्या। इनके पाठक अब नहीं आएंगे। जी, आप देखिए ना, जितने भी लोग आपके अपने पटल पर देख रहे हैं कार्यक्रम को, वो सब लेखक हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। साहित्यकार अब लेखक की जो आपके मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, वही जुड़ेंगे, हैं। हाँ लेकिन हाँ, एक साधारण, बिल्कुल। डॉक्टर साहब बात तो सही है। देखिए, एक व्यावहारिक बात है कि एक साधारण व्यक्ति को जुड़ने का क्या मतलब है उसका, जब क्या ये उसको आपको, क्या है? नहीं हाँ, मतलब उसकी कोई रुचि नहीं है, और उसका कोई सबसे, इसमें इंटरेस्ट नहीं। जी जी। बिल्कुल, और ये आज से नहीं, हरिशंकर परसाई जी जिस पत्रिका का संपादन करते थे, आज से 50 और 20 70 साल पुरानी बात है। वसुधा पत्रिका पाठकों के अभाव के कारण और विज्ञापन के अभाव के कारण बंद कर दी गई। तो आज से 70 साल पहले, जब दूरदर्शन नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, तब पाठकों की स्थिति ये थी। तो आज तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी जो अपने कैरियर के लिए, अपने कोर्स के लिए इतनी कॉन्शियस रहती है, उसके पास साहित्य कला संस्कृति के लिए अतिरिक्त समय है ही नहीं। उसे आप, वो लोग इसे समय, श्रम और शक्ति का वेस्टेज मानते हैं। बोले इसका हमारे कैरियर से क्या संबंध है, हमारे कोर्स में क्या संबंध है? बिल्कुल जी सही कह रहे। हाँ। चौधरी साहब लिख रहे हैं, सुनिए। मुट्ठी भर श्रोताओं की कीमत तुम क्या जानो लेखक बाबू। अरे अरे वाह! एक अब देखिए, मतलब अब सवाल यहाँ यहाँ चौधरी पर यहाँ जी। पर यहाँ पर तो अब निरुत्तर हैं। यहाँ पर हाँ क्या बिल्कुल जवाब बिल्कुल देंगे, बताइए बिल्कुल। बताइए, है नहीं नहीं, बिल्कुल बताइए। सही कहा उन्होंने। हमारे जितने भी मंच के कवि होते हैं ना, जब श्रोता कम होते हैं तो इसी डायलॉग का उपयोग करते हैं कि हम कवि हैं, हमें गुलाल की जरूरत नहीं है। श्रोताओं की कम उपस्थिति होती है तो कहते हैं हमें तो चुटकी भर सिंदूर ही काफी होता है, हमें गुलाल नहीं चाहिए, हमें सिंदूर चाहिए। ये जो श्रोता है ये सिंदूर की तरह है। गुलाल होते हैं मंचों के सामने, वो गुलाल है। तो जो गुलाल और सिंदूर में अंतर है, वही गोष्ठी में और कवि सम्मेलन के कार्यक्रमों में अंतर है। वहां गुलाल ज्यादा होते हैं, वहां सिंदूर नहीं होता। तो ये जो सिंदूर बात नहीं होता। वो बहुत श्रद्धेय बढ़िया, बहुत चौधरी जी अच्छी। का सही है, अच्छा, ये बात आपका वहीं आपका पे। आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जब आप रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए भेजते थे, तो क्या लौट के भी आती थी जो अस्वीकृत हो जाती थी, जिनको आती नहीं थी ना, प्रकाशित बिल्कुल। किया जाता था? तो हाँ क्या हाँ। अनुभव रहा है उसके और बारे में? बड़ा कठोर अनुभव रहा, बल्कि मैंने तो एक व्यंग लिखा भी था, अस्वीकृत लेखकों का महासम्मेलन। मतलब ये व्यंग लिखा था धर्मयुग से, जब मेरी दूसरी रचना अस्वीकृत हो गई, तो उसमें लिखा था अस्वीकृत रचनाकारों का महासम्मेलन। कि जितने भी अस्वीकृत रचनाकार हैं सब एक मंच पर इकट्ठे हो गए और सभी वरिष्ठों और संपादकों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो रचनाएं तो अस्वीकृत हुई हैं, रचनाएं तो शरद जी की भी काफी अस्वीकृत हुई हैं। हालांकि मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा, खाली उदाहरण आपको दे रहा हूँ, उनकी भी अस्वीकृत हुई हैं। और वो, उनकी कई अस्वीकृत रचना आप संग्रह में है, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो कहीं प्रकाशित नहीं है। क्योंकि हर पत्रकार, हर पत्र पत्रिका की अपनी नीति रीति भी होती है, उन्हें नीति रीति के अनुसार काम करना होता है। और वो अच्छा है, अस्वीकृत रचना उसमें लिख देते हैं। अस्वीकृत अगर होती है तो उसमें अपना जो श्रम है वो व्यस्त व्यर्थ कहाँ गया, वेस्ट थोड़ी होता है। वो तो अपना एक अनुभव है। वो कहते हैं ना, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो अस्वीकृत रचनाएं ही स्वीकृत रचनाओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं, और क्या हमें अवसर बात है। मिलता है अपने मूल्यांकन का। और अस्वीकृत रचना अगर हुई है तो भाई ठीक है, देखते हैं किस कारण नहीं, हुई क्या है, ये और अगली तसल्ली रचना के, में। ये तसल्ली अपने आप को तसल्ली देने के लिए बता रहे हैं, या नहीं नहीं वाकई नहीं, ये सही है कथन सही है। सही है? नहीं, ये अच्छा। सही है। जी जी। असफल होना, मैं कह रहा हूँ कि हर हर वरदान एक अभिशाप होता है, और हर अभिशाप एक वरदान होता है। हर वरदान एक अभिशाप होता है, और हर अभिशाप एक वरदान होता है। तो ये जो मतलब रचनाएं अगर अस्वीकृत हुई हैं तो जितना सोना अग्नि में तपता है वो कुंदन बनता है। क्या बात है। तो ठीक है, अस्वीकृत हो रही, स्वागत है। देखते हैं किस कारण हुई है, अगली बार ऐसी रचना लिखी जाए जो स्वीकार उनको करना ही पड़े। और
हुई है, काफी रचनाएं स्वीकृत हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि मैंने तो एक व्यंग भी लिखा था, अस्वीकृत रचनाकारों का महासम्मेलन। लेकिन आजकल रचनाएं अस्वीकृत नहीं होती। एक समय था, बहुत कम पत्र पत्रिकाएं होती थी जिस व्यंग के कॉलम थे। आजकल तो इतने पत्र हैं, इतने कॉलम हैं कि उनको फिलर के रूप में व्यंग चाहिए। आप कुछ भी लिख दें, बस आपको ऊपर लिखना है व्यंग, वो छाप देंगे। फिलर के रूप में चल रहा है व्यंग। जैसे बीच में लघु कथा को लेकर कहा जाता था कि लघु कथा एक फिलर है, वो साहित्य की विधा नहीं है। तो व्यंग के इतने कॉलम हो गए हैं अब किसी की रचना अगर एक अखबार अस्वीकृत करता है तो आप दूसरे में भेज दीजिए, दूसरा करता है तो तीसरे में भेज दीजिए। बहुत विकल्प हैं, पहले विकल्प नहीं हुआ करते। और मान लीजिए सभी ने अस्वीकृत कर दी तो फेसबुक पर डाल दीजिए। फेसबुक पर जकरबर्ग तो कभी किसी रचना को अस्वीकृत करते नहीं बेचारे, कि जकरबर्ग जी अगर अस्वीकृत कर दे तो बात अलग है। फेसबुक पर डाल दीजिए, आप सब पढ़ लेंगे अगर पाठक होंगे तो। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या पद्य में कभी लिखने की कोई मंशा इच्छा नहीं हुई क्या? नहीं, मैंने बहुत पहले जो मेरी शुरुआत थी ना, वो एक कविता से हुई थी, जिसको अपन कहते हैं ना कि किसी दृश्य को या किसी स्थिति को देखकर संवेदनशील हो जाना। एक बूढ़ी भिखारिन थी जिसको देखकर मैंने एक कविता लिखी थी, मेरी पहली कविता। हमारे वह देखो चौराहे पर चिछड़ों में लिपटी, गमों में ठिठरी, गमों की गठरी बुढ़िया। ये मैंने छठी क्लास में लिख डाली थी। और जब अरे मैं वाह। हमारे लोकल लोकल संपादक के पास गया उसको लेकर, तो उन्होंने उसको पढ़ा, बोले बहुत अच्छी कविता है, लेकिन भाई मेरे इस कविता को लिखने से अच्छा था तुम उस बुढ़िया को 2 रुपए का खाना खिला देते। कितनी बढ़िया टिप्पणी है। आपने उस बहुत। भिखारिन बुढ़िया के बारे, आपने उसके दुख के बारे, उसके दर्द के बारे, उसके चिथड़ों के बारे, उसकी बीवाइयों के बारे, उसकी झुर्रियों के बारे, तो आपने कविता लिख दी और आप मेरे पास आ गए। इससे अच्छा ये था कि आप उसको 2 रुपए के चने परमल खिला देते, वो ज्यादा अच्छा था। तो मुझे लगा वाकई हम लोग कविता लिखकर अपने आप को कवि कहते हैं, लेकिन वो स्थिति तो उसकी वैसी की वैसी है। इससे अच्छा है कि उसको हम 2 रुपए की मदद कर देते। तो ये मैंने लिखी थी कविता, उसके बाद कविताएं नहीं लिखी, व्यंग पर ही मैं आ गया और कविताएं नहीं लिखी। नहीं, आपने बीच में जो एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा किया है कि पुस्तकें तो बहुत आ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ हाँ हाँ। साथ साथ में सोशल मीडिया पर भी लोग इतने एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर इतनी सामग्री अब उपलब्ध होती है, और जो पुस्तकों का स्वरूप है वो अब बाजार में पाठकों तक क्या मतलब उसकी कमी तो नहीं महसूस हो रही है? आपको लग नहीं रहा है? नहीं, किसकी कवि? पाठकों की ना। हाँ हाँ। पाठ पाठकों का संकट तो है ना, पाठक तो दूर है पुस्तक से। लोग मैं पुस्तकें एक कहाँ बात पहले तो एक, खरीदते थे डॉक्टर साहब, खरीदते थे। हाँ वही तो अब मैं क्या कह आपको रहा लग रहा है हूँ। कि लोग पाठक अ, पुस्तकें नहीं, खरीदते हैं क्या? चलिए आपकी इस बात के बहाने मुझे शरद जी की बात याद आ रही है। शरद जी ने अपने एक व्यंग में लिखा है, एक एक पुस्तक की भूमिका में भी था वो, और एक बाद में व्यंग में भी था। वो एक समय था ना जब साहित्यकारों ने कविता आंदोलन चलाया, कहानी आंदोलन चलाया। उस बात पर उन्होंने लिखा था, चलाइए आप बहुत से आंदोलन, कहानी आंदोलन चला दीजिए, कविता आंदोलन चला दीजिए, लेकिन एक समय वो आएगा जब पाठक अपुस्तक आंदोलन चलाएंगे। ये वो समय है जब पाठकों ने अपुस्तक आंदोलन चला दिया है। आप बताइए, शरद जी के व्यंग सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे, इसके बाद भी उन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए संवाद लिखे, टीवी सीरियल बनाए। ये बात तो 1982, 83, 84, 85 की है। यह जो जिंदगी, कई फिल्मों के संवाद उन्होंने लिखे। उन्हें तब लगा था कि पाठकों का संकट होने वाला है। इस बात को 40 साल हो गए हैं। यानी शरद जी ने तब भांप लिया था कि पाठकों का संकट उत्पन्न होने वाला है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर डाइवर्ट हुए। वो मंचों पर हम्म। उन्होंने व्यंग पाठ शुरू किया। मंचों पर व्यंग पाठ शुरू करने का यही कारण था, जब उन्हें लगा कि भाई पुस्तकों के तो पाठक नहीं मिल रहे। 1980 81 की बात है। अभी पिछले साल, 2 साल पहले, शरद जी की रचनाओं पर
36 वीडियो तैयार हुए हैं शरद जी के व्यंगों पर। 36 वीडियो। अ, शरद कैफे उसका टाइटल है, शरद कैफे के अंतर्गत 36 उनकी रचनाओं के वीडियो बन गए और वो यूट्यूब पर हैं। कारण पाठक नहीं है, दर्शक हैं, श्रोता हैं। अगर पाठक होते तो उन शरद कैफे के वीडियोस की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब ये टेक्निक बदल गई है, मनुष्य की सोच बदल गई है। नई पीढ़ी को ये बात अब ज्यादा आसान लगती है कि आपने मोबाइल पर जाकर बटन दबा दिया तो पुस्तक आपके सामने है, शरद जी का व्यंग आपके सामने है, शैलेश रोड़ा आपके सामने है, संपत सरल आपके सामने है, कुमार विश्वास आपके सामने है। उसके लिए अब आपको वहां कवि सम्मेलन में जाकर रात को 10 बजे से सुबह दो दो ढाई बजे तक रात को सुनने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने है। वो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये सारे कवि, सारे साहित्यकार, सारे लेखक अब श्रोता पाठक की मुट्ठी में है। हम जब चाहे जब जिस लेखक को, कवि को सुन सकते हैं। तो शरद जी ने तो ये 40 साल पहले ही सूंघ लिया था कि पाठकों का संकट आने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो परसाई जी की जो पत्रिका वसुधा थी, वो तो 1956 की बात है, मेरे जन्म के पहले की बात है। मतलब ये पाठकों का संकट तो मेरे जन्म के पहले ही है, और मेरे जन्म के बाद तो और बढ़ गया मेरी रचनाओं के कारण। मतलब कहने का मतलब है इसी संकट में आप पैदा हुए हैं। मैं इसी संकट में पैदा हुआ। अच्छा, तो क्या अब वर्तमान में क्या आपका कोई योजना विशेष चल रही है आपकी? क्योंकि बाण तो और बहुत सारे निकालने हैं आपको अपने। अच्छा, आपका समय भी समाप्त हो रहा है ना, मतलब नहीं, सात कोई छप्पन बात हो नहीं। चुके हैं। जी नहीं जी नहीं, जी, कोई बात। समय और मैं आपका समय और श्रोताओं का धैर्य, क्योंकि और भी कार्यक्रम पटल पर हैं। तो मैं इसीलिए रचना पाठ का मैंने आपसे कहा था, रचना पाठ का थोड़ा गंभीर हो जाता है, नीरस हो जाता है। और जो ओरल बोलने का जो अलग एक आनंद होता है, रचना पाठ अलग हो जाता है, रचना के बारे बातें करना एक अलग हो जाता है। और हम लोग तो बातचीत से लोगों को अपन लोग कर सकते हैं। तो वर्तमान में क्या अभी आपका क्या चल रहा है, क्या लिख रहे हैं आप? कुछ विशेष मैंने कोई? नहीं विशेष, मैंने शायद आप, मैंने आपने शायद देखा नहीं, मैंने परिचय भेजा था आपको। शायद आप, मुझे लगा कि आप जिक्र करेंगे। एक बात तो बता दूं कि मैं सूत्रधार रहा हूँ। सूत्रधार। 32 साल तक मैंने टेपा सम्मेलन का संयोजन भी किया और उस कार्यक्रम का संचालन भी किया। इसके बाद एक कार्यक्रम और हमारे यहाँ होली पर होता है, रंग तरंग करके। वो कपिल शर्मा स्टाइल में होता है। कपिल शर्मा का जो कपिल शर्मा शो है ना, हम नेताओं अधिकारियों को सामने बिठाते हैं और उनसे वही कपिल शर्मा वाली शैली में प्रश्न उत्तर करते हैं, सब हास्य व्यंग में। ये अच्छा है कि आज तक मतलब ऐसा शब्द नहीं निकला जिससे उनको घाव हो और मुझे घाव हो। वो शिक्षा मंत्री हैं आजकल। तो मैं सूत्रधार रहा, मतलब संचालक रहा। कार्यक्रम का संचालन करने में मुझे बड़ी सुखद अनुभूति होती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी जगह बैठकर संचालन करूं और आपका इंटरव्यू लूं। क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब संचालन की रुचि है। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्रश्न करूं, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, बशर्ते कि आप मुझसे प्रश्न करें। जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं अभी ये, कि आपकी जो एक नई पुस्तक आई है जो आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है, कृपया उसके बारे में बताएं। बड़ी चर्चा है उसकी, उसका विमोचन का कार्यक्रम भी 28 को होने वाला है, और सुना है कि आपके व्यक्तित्व के कई पहलू उसमें हैं। तो उस पुस्तक के ये बारे में श्रोताओं को बताएं। डॉक्टर देखिए साहब, संचालक। वास्तव में ये पुस्तक, उसमें कई ऐसे आयाम हैं जो प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे जीवन के प्रथम 30 साल कश्मीर में बीते हैं, और कश्मीर में एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जो दादाजी थे संस्कृत के महापंडित थे, विद्वान बहुत। थे कश्मीर में। और हम्म। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वे बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे, और जिसमें अधिकांश बच्चे मुसलमान परिवारों से होते थे। क्या बात। ओहो। बहुत। तो उसी उसी उन्हीं की गोद में मैं पला बढ़ा हूँ, और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ज़्यादा देर तो वे रहे नहीं। और उसके साथ ही मेरे पिताश्री, जो कश्मीरी और हिंदी के महापंडित और बहुत बड़े प्रसारण कर्मी और कवि रहे हैं, तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं।
उस परिवार अच्छा। में मुझे ये जो मैं कहता हूँ कि उनके चरणों की धूल के बराबर हूँ भी नहीं, मैं नहीं हूँ, वो आपको और बड़े जो अच्छे कुछ मुझे संस्कार आपके। आशीर्वाद मिला है उनसे, तो उस हम्म, पुस्तक में मेरे बारे में, और फिर मैं 30 साल के बाद आकाशवाणी में आया हूँ, और लगभग हम्म। रिटायरमेंट के बाद भी वो आदत छूटी नहीं है जो मैं आपके समक्ष, आप एक संचालक के रूप में हूँ, आकाशवाणी में भी यही यही अच्छा करता अच्छा रहा अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। हाँ, आपने तो मेरे कमेंट्री कार का कमेंट्री भी की आपने शायद ना, कमेंट्री भी जी 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 कार्यक्रमों की आपने जी की जी, है। मैंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी हाँ महत्वपूर्ण इवेंट्स रहे हैं, उनको मैंने हाँ हाँ। आंखों देखा हाल सुनाया है। मैं एक अप्रूव्ड कमेंटेटर के रूप में आकाशवाणी में था, अरे और रंग साथ रंग में कर्म, रंग कर्म से भी जुड़े रहे आप, रंग कर्म का भी आपका क्षेत्र मैं रंगकर्मी से भी, मैं कश्मीर में जब था तो मैंने कई वर्ष अपनी जिंदगी के वो थिएटर में दिए हैं। अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया था वहाँ पर, है। आर्ट अरे थिएटर के वाह। नाम से, और बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि केवल कश्मीरी में हमने किए, हिंदी के बहुत बड़े बड़े नाटक किए हमने। और आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अब ये मैं, मेरा कार्यक्रम अपने ऊपर नहीं है, कार्यक्रम तो आपका है, मैं मैं तो उसमें से सिर्फ ये उस बताना चाहता था कि उस मुझे उसमें संचालन करने में बड़ी सुखद अनुभूति होती है, और मैंने संचालित कर दिया तो, आपको। तो उसमें से समय चुरा कर आप उससे ये कहलवा रहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। बस तो मेरे ये सिद्ध करना था कि मुझे संचालन में ज्यादा, मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो जब भी मैं कार्यक्रम भी अगर करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं संचालन कर रहा हूँ, संचालित हो रहा हूँ, ये नहीं, बल्कि मुझे लोगों को संचालित करने में आनंद आता है, जैसे नहीं अभी नहीं, मैंने बहुत आपको बढ़िया। संचालित देखिए कर दिया। देखिए, मैं लोगों को संचालित तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं संचालन करने की का प्रयास करता हूँ। मगर तो आप, मैं बताऊं आपको, ये बड़ा सूत्रधार बनना, संचालक बनना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी रहता है। आपने कभी पढ़ा कि देश के यशस्वी सूत्रधार, देश के वरिष्ठ सूत्रधार, मान्यता प्राप्त सूत्रधार, या ख्याति प्राप्त सूत्रधार, या विख्यात सूत्रधार नहीं पढ़ा होगा? हाँ, ये पढ़ा होगा ख्यात कमेंट्रीकार, ख्यात कवि, ख्यात रंगकर्मी, ख्यात नाट्यकर्मी, ख्यात लेखक, ख्यात जो है कमेंट्रीकार, ये पढ़ा होगा। लेकिन कहीं आपने विश्व विख्यात सूत्रधार या यशस्वी सूत्रधार नहीं पढ़ा होगा। जीवन भर हम लोग संचालन करें, सूत्र संभालें, लेकिन कभी वरिष्ठ नहीं हो पाते, कभी यशस्वी नहीं हो पाते, कभी ख्याति को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं बताऊं आपको, मैं काफी सालों से संचालन कर रहा हूं। जो लोग मेरे सामने श्रोता के रूप में बैठते थे, वे मंच पर अतिथि और अध्यक्ष बनने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बल्कि कहना चाहिए, जो सभा में हाल में अंतिम पंक्ति के अंतिम श्रोता थे, वो मंत्री बन गए हैं, और हम सूत्रधार के सूत्रधार ही हैं। तो इसीलिए मैंने अभी व्यंग भी लिखा था कि अगले जन्म मुझे सूत्रधार न कीजो। मुझे सूत्रधार तब बताना, क्योंकि एक बेचारा सूत्रधार सूत्रधार के रूप में ही जन्म लेता है, सूत्रधार के रूप में ही पलता है, और सूत्रधार के रूप में ही इस जालिम जमाने से कूच कर जाता है। सर डॉक्टर वो साहब, ये बहुत जीवन। पहले से होता रहा है। महाभारत में सबको याद किया जाता है, सबको पूछा जाता है, सबको पूजा जाता है, लेकिन बेचारे संजय जो है किसी को याद नहीं रहते हैं। संजय याद नहीं रहते, आप सही कह रहे हैं, बहुत कम याद तो, रहते हैं संजय। उनको तो जब आप, जब कभी याद करते हैं संजय को, जब किसी नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए। वही बात है, वही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा, ये तो खैर आपके तो लेखन के बारे में बातचीत हुई बहुत ही खुलकर, बहुत ही बेबाकी से। और क्या डॉक्टर साहब, क्या रुचियां हैं आपकी? कुछ गाने वाने का, कोई संगीत में रुचि है क्या आपकी? और किस विधा नहीं में नहीं। आपकी, नहीं मतलब आप स्वयं हाँ, नहीं वो करते बात होंगे? रह गई। नहीं नहीं, तब गीत संगीत और गाने सुनने में तो रुचि नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया, लिखा था आपको उसमें कि मैंने मतलब सिख पंथ से संबंधित 4 पुस्तकें इन 2 साल में लिख डाली। एक पुस्तक मैंने लिखी गुरु गोविंद सिंह जी पर, एक गुरु नानक देव जी पर, एक गुरु तेग बहादुर जी पर, और एक गुरु ग्रंथ साहब पर पुस्तक लिखी। और मेरी 5वीं सिख पंथ पर केंद्रित पुस्तक अ, सिख गुरु जीवन एवं दर्शन, ये अभी प्रकाशित होने वाली है। अब इसके साथ एक बात मैं और बताता हूँ आपको।
मेरे 5 व्यंग संग्रह हैं, और 5 पुस्तक वे हैं जो ईश्वर के भक्तों पर केंद्रित हैं। जी जी जी। ये हम इनको हमारे जो गुरु हैं सिख पंथ के, उनको परमात्मा नहीं मानते। ये गुरु हैं, ये परमात्मा के समकक्ष हैं। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े हैं ना, गुरु को हम परमात्मा मान, तो ये गुरु हैं, परमात्मा नहीं है। तो 5 पुस्तकें पिछले 40 सालों में व्यंग संग्रह की हुई, है ना। लेकिन 2 साल में 5 पुस्तकें ईश्वर के भक्तों की हो गई। अब क्या बात देखिए, है, क्या बात। ईश्वर ईश्वर कितना महान है। ईश्वर ने जब व्यंग लिखने को कहा तो कहा भाई 40 साल लगवा दिए 5 पुस्तकों की रचना में, संग्रह में। और जब खुद के भक्तों पर लिखवाने का समय आया, बोले 2 साल में लिखो। तो 2 साल में मुझसे 5 किताबें अपने भक्तों पर लिखवाई, और 40 साल में 5 व्यंग संग्रह हुए कुल मिला के, जिसमें कई सामयिक व्यंग भी हैं जो खत्म हो जाते हैं समय के साथ, और शाश्वत तो है ही। तो देखिए आप, ईश्वर तो कितना महान है। तो इसकी पृष्ठभूमि में तो उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं वही की है, शक्ति रही होगी, वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ तो हाँ, आप, मुझे नहीं लग रहा आपने लिखा है, ये तो उन्होंने लिखवाया आपसे। लिखा है, आप आप तो सही कह रहे हो। आप तो बहाना मात्र रहे हैं, हाँ आपने हाँ, तो। जी जी लोग जी। कहते हैं ना, वही हम तो उनके मुनीम हैं, उनके मुंशी हैं। हम तो ईश्वर के मुंशी या ईश्वर के मुनीम होते हैं। जैसा वो कहता है वैसा हम लिखते जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मुंशी हैं बहुत हम। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बातचीत में समय कैसे निकल गया, कुछ पता ही देखिए, नहीं किसी ने चला। वो एडवर्ड, ओ ये मीनाक्षी जोशी ने लिखा है कि मेरे बारे में लिखा है कि मैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मुझे लगता है शरद जी वाली बहुमुखी वाली बात तो नहीं पकड़ ली उन्होंने कहीं। नहीं 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 नहीं। मीनाक्षी जी बहुत अच्छी लेखिका है, आज बहुत अच्छी प्रमाणित हो गया। विचारक है। बहुमुखी को, अच्छा उन्होंने लिख दिया, बहुमुखी को व्यंग्यात्मक अर्थ में न लें, लिख दिया उन्होंने साथ, देखिए लिख वो दिया। तो उन्होंने, देखिए उनको पता था कि आप इसमें इसमें भी कुछ कई अर्थ निकालेंगे। व्यंग्यकार का तो काम यही होता है कि अर्थ वो पे ये अर्थ लाइन अर्थ। मुझे इसलिए याद रहेगी लाइन कि शरद जी जैसे व्यंग पुरोधा ने इस बात को मंच पर कहा, और दिनमान में टाइटल छपा था। ये दिनमान में इसकी जब रिपोर्ट छपी थी टेपा की, तो टाइटल था ये वाला कि मेरा ध्यान कार्यक्रमों में आगे बैठी हुई महिलाओं के प्रति रहता है। ये शरद जी नीचे। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे दूरदर्शन का जो कैमरा होता है, बिल्कुल मैं भी वैसा ही हूँ। क्या बात है, आपको क्या याद बात है। होगा दूरदर्शन के कार्यक्रम में कैमरा कितना बदमाश हुआ करता था, दूरदर्शन का एक जमाना। क्या बात। वाह वाह वाह, ये तो बहुत पैनी नजर है आपकी डॉक्टर साहब। एक तो दूर के दर्शन हो गए, और आपने हाँ इतनी हाँ, निकटता से उसको पहचान लिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे मैं तो शुरू से ही पाठकों को और श्रोताओं को देवता मानता। और श्री राम दवे जी उपस्थित हैं हमारे, जी बहुत जी जी जी। प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। और उज्जैन से एक साहित्यिक पत्रिका निकलती, राष्ट्रीय स्तर की समावर्तन, उसके संपादक हैं श्री राम दवे जी। तीरथ सिंह खरबंदा है, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। अन्नदा पाटनी जी हैं, जिन्होंने मेरी शिकायत आपकी अदालत में दर्ज कराई। मधु मेहता जी हैं, हर कार्यक्रम में मीनाक्षी जोशी जी हैं, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। मीना सदाना अरोरा जी हैं, जिन्होंने अभी व्यंग बाण चलाए, जिनके कटु कटाक्ष से सब लोगों को डर बना रहता है। हो सकता है कि उन पर ही कहीं कटु कटाक्ष न चला दिया गया हो। वो राजीव शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे। अरे अरे, ओहो, इनके भजन, इनका गीत संगीत तो बड़ा अरे अद्भुत सर, होता है। और ये आपके कार्यक्रम में आए हैं, मैंने आए सुना थे है इनका आए थे स्वर, आए। और आपके कार्यक्रम में। मेरा एक गीत भी उन्होंने गाया था। जी जी आपका जी गीत भी गाया, बिल्कुल, हाँ, जी जी आपके जी कार्यक्रम में आए हैं। इनका जी भी जी जी। आभार व्यक्त करता हूँ। दिलीप और कुमार हैं। अभी 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 डॉक्टर सुधाकर अदीप जी भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अब बताइए, उन्होंने आते आते देर कर दी आपने हुजूर, क्या करें। नहीं तो वो लखनऊ के हैं ना, पहले आप करते रहे होंगे, और खुद सबसे पीछे रह गए होंगे। अब इसमें भी ये व्यंग्य जो बहुत अच्छा निकाल दिया आपने। पहले आप करके लोगों को जोड़ दिया, और खुद जुड़ने में सबसे पीछे रह गए होंगे। उनका भी अभिनंदन करता हूँ। देविंद्र क्या कर बात। मेरी भतीजी है, और नाइस लिखा है। और ये मेरी नीस है, इसने नाइस लिखा है। देखिए कितना अच्छा, मेरी नीस है, और इसने लिखा है नाइस। दिलीप नाइस, कुमार है। नी सेज नाइस। हाँ। क्या बात है। मिथिलेश शर्मा जी हैं, उनका आभार करता हूँ। सुधाकर देवेंद्र अदीप कौर जी जी हैं। हैं। जी जी जी।
अनुराधा पाटनी जी ने बहुत सारे इमोजीज लगा दिए हैं, काफी खुश हैं। अच्छा अनुराधा डॉक्टर साहब पाटनी। एक, जी जी, मेरा निवेदन ये है कि बाद में जो मित्र हाँ हाँ हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, तो मैं तो हाँ हाँ। खैर हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे मेरे लेकिन बड़े ब्रदर आप जो उनकी एक उनकी मिनट, जो, मेरे बड़े हाँ ब्रदर जुड़े हैं, दिलजीत अरोड़ा हाँ, जी पूना जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे छठी क्लास में तुलसी की भक्ति भावना, रियली छठी क्लास में तुलसी का मतलब तुलसी का पौधा ही रहा होगा। हम्म कैसे मैंने तुलसी को सोचा होगा, वो रामायण रामचरितमानस वाले तुलसी हैं, लेकिन उस समय तो छठी क्लास में क्या होगा आदमी का, तुलसी मतलब हम्म तुलसी का पौधा। तुलसी की भक्ति भावना पर निबंध भी लिखवाया था, उन्होंने लिख के दिया था और मैंने उसका लिखा, कंपटीशन में मुझे प्राइज भी मिला और मैंने भाषण भी दिया था। तो वो मेरी शुरुआत थी छठी क्लास से। और दिलजीत अरोड़ा पूना से वो मेरे पहले गुरु हैं। पहले गुरु तो माँ होती है, दूसरे गुरु हैं तो जिन्होंने मुझे इस दिशा में प्रवृत्त किया, प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया हमेशा। और कोई रह गया, जवाहर चौधरी जी का आभार व्यक्त कर देता हूँ। संपादक खेद व्यक्त कर दे, ये छोटी बात नहीं है। जब अब रचनाएं सुनिए अस्वीकार सुनिए सर, किया करती थी। डॉक्टर साहब अब बाद में आप टिप्पणी पढ़ के उन पर अपना उत्तर दे दीजिएगा, उनको आप बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ भी कहना है कह दीजिएगा। अब आप, हाँ हाँ। आपका समय है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उनके। तो मैं अब चाहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न करूंगा यहाँ पर। मेरे लिए ये तो बहुत अच्छी बात रही, आज आज आपने समय निकाला, मेरे इस कार्यक्रम में आप आए और चार चांद लगा दिए आज आपने। और लेकिन आपका व्यंग्य में बराबर समझता रहा, और बाहर जाने से मैंने उन व्यंग्य बाणों को रोक लिया, अपने ऊपर ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा करता अच्छा। हूँ आपका, बहुत मैं बहुत भी धन्यवाद आपका करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ आपके पटल का, कि आपने मुझे आज अपनी बात कहने का, ये नहीं कहूंगा कि मन की बात कहने का, क्योंकि मन की बात कहने का अधिकार सबको नहीं है, तो अपनी बात कहने का आपने मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका और आपके इस प्रतिष्ठित पटल का और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम सर। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम में उज्जैन से हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी, जो प्रतिष्ठित व्यंग्यकार और समीक्षक हैं। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इतना समय निकाल कर हमारे इस पटल के साथ लगातार जुड़ते रहे, अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणियाँ देते रहे, और उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। मैं नमस्कार करता